दोस्तों, रूस से भारत को की जाने वाली क्रूड ऑयल की सप्लाई सिर्फ कुछ ही महीनों में 1% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई। लेकिन हाल ही में निकलकर सामने आई एक रिपोर्ट ने ओएनजीसी की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अगर रूस ने भारत की इस चिंता को हल करने के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो दोनों देशों के एनर्जी रिलेशन हमेशा के लिए संकट में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बात कोई छोटे मोटे अमाउंट की नहीं, बल्कि $400 मिलियन और 20% हिस्सेदारी की है। क्योंकि जब तक अमेरिकी कंपनी रूस के इस प्रोजेक्ट में शामिल थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रूस पर प्रतिबंध लगे चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैकलिन-1 ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था। दरअसल भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास 20% की हिस्सेदारी मौजूद है, जबकि इसी प्रोजेक्ट में अमेरिका के पास 30%, जापान के पास 30% और रूसी कंपनी के पास 20% की हिस्सेदारी थी। लेकिन जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू किए, तब अमेरिकी कंपनी ने सैकलिन-1 प्रोजेक्ट को छोड़कर जाना सही समझा, जिसके बाद रूस ने अमेरिका की हिस्सेदारी अपनी एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी। लेकिन अमेरिका भारत और जापान पर भी दबाव बना रहा है ताकि हम भी अपने शेयर छोड़ दें, पर क्योंकि भारत को पहले इस प्रोजेक्ट से काफी मुनाफा हुआ, इसकी वजह से हमने सैकलिन-1 ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट को छोड़ना सही नहीं समझा। लेकिन जब रूस ने यह फैसला लिया कि भारत को हमारी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के बदले ऑयल और नेचुरल गैस नहीं बल्कि डिविडेंड यानी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, जिसने ओएनजीसी को काफी ज्यादा चिंतित कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर आपका सीधा सवाल ये होगा कि आखिर परेशानी कहाँ पर है, क्योंकि अगर रूस हमें ऑयल और नेचुरल गैस के बजाय प्रॉफिट में हिस्सा देना चाहता है तो भी इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी यह है कि पिछले एक साल से ना तो हमें इस प्रोजेक्ट से ऑयल मिला और ना ही कोई डिविडेंड, यानी भारत की 20% हिस्सेदारी इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से अटक चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि आज रूस के कई दूसरे एनर्जी प्रोजेक्ट में भी हमारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिनके $400 मिलियन के डिविडेंड अभी तक भारत को रिलीज नहीं किए गए हैं, जो लगभग 3000 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट है। और यही वजह है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड डिविडेंड एक्सेप्ट करने पर सहमत नहीं होना चाहती, क्योंकि पिछले काफी समय से हमारे डिविडेंड पहले से ही रूस में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब हम अपने एक और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को डिविडेंड के चक्कर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हालांकि भले ही पिछले एक साल में हमें सैकलिन-1 प्रोजेक्ट से कोई खास बेनिफिट ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले भी ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि इससे मिलने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को हम अपने हिसाब से रिफाइन करके यूरोपियन या फिर कई दूसरे देशों को ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे, जो कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए कैश फ्लो का एक काफी बड़ा चैनल बन गया था। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हमारा एक चलता फिरता प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अब काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे निपटना काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय नौसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत कोयम्बटूर में हुए एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय नौसेना ने भारत की कई डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया ताकि वे नौसेना के साथ मिलकर फ्लाइट क्रिटिकल कंपोनेंट और सिस्टम को देश के अंदर स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर और डेवलप कर सके, जो फिलहाल भारतीय नौसेना के लिए एक प्रायोरिटी बना हुआ है। क्योंकि फ्लाइट क्रिटिकल कंपोनेंट किसी भी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए काफी जरूरी होते हैं। ऐसे में इन्हें स्वदेशी रूप से बनाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक इस तरह के क्रिटिकल कंपोनेंट को देश के अंदर बनाने में हमें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि सिर्फ कुछ ऐसे ही क्रिटिकल कंपोनेंट है जिन्हें भारत के डोमेस्टिक कंपनियां स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकती है। और इसी हालात को बदलने के लिए भारतीय नौसेना प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाने पर ध्यान दे रही है, ताकि हम आगे जाकर इन महत्वपूर्ण पार्ट्स और कंपोनेंट को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस और कैपेबिलिटी के लिए एक काफी अच्छा कदम होगा। साथ ही इसके इस्तेमाल से हम देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय नौसेना भारत की तीनों सेनाओं में इंडिजनाइजेशन के मामले में सबसे सफल रही। आज भारतीय नौसेना के पास मौजूद ज्यादातर हथियार और युद्धपोत स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट और फ्रिगेट जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए गए। इतना ही नहीं, बल्कि आज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप जैसे एडवांस वेसल भी भारत स्वदेशी रूप से बना सकता है, जो कि आज हमारी नौसेना के साथ सर्विस में मौजूद है। लेकिन कई ऐसे छोटे कंपोनेंट जो एयरक्राफ्ट और युद्धपोत में जरूरी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर बढ़ाने के लिए अब हम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर तेजी से काम करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर हमें इनकी सप्लाई लाइन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देने वाला एक काफी पॉजिटिव कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस के बिगड़ते रिलेशन के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।